जो हम इससे पहले स्टडी करते थे वो आपकी थी बेटा क्लासिकल फिजिक्स। आपके सिलेबस में नहीं है ये, मतलब डायरेक्टली उसने ऐसा कोई टर्म नहीं यूज कर रखी, अदरवाइज जितनी हम पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स वो सारी की सारी पिछले वाली क्लासिकल। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें एक बहुत नया कंसेप्ट था आपका फोटोन का। आप सबने सुना हुआ ये टर्म। तो जो फोटोन्स की बात की थी वो बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड थी। तो अब जो हम स्टार्टिंग वाला टॉपिक कर रहे हैं उसमें तुम्हें पता चलेगा कि काफी काफी चीजें थी हमारी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्लासिकल में अजम्पशन बेस्ड सिस्टम था, और जो हमारे पार्टिकल्स थे बेटा उनका साइज हम बड़ा रखते थे। क्वांटम फिजिक्स में क्या हुआ, साइज ऑफ द पार्टिकल जो है आप कह सकते हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं वो ज्यादा आ गई, वहां पर हमारी जो बॉडीज थी मतलब साइज जो है वो स्मॉलर होता चला गया बॉडीज का। अब सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें लाइफ से रिलेटेड। तुमने सुना होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग का कंप्यूटर था वो एक रूम में के साइज का था, और अब देखो बेटा जो कंप्यूटर है वो फोन में आ गया। तो ये मॉडर्निटी ऑफ साइंस है। तो हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स है या क्वांटम फिजिक्स है वो रिलेटेड विद है माइन्यूटनेस। आपकी जो साइज ऑफ द थिंग्स है वो स्मॉलर होती चली गई। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वो सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स से रिलेट हम करते थे। मॉडर्न फिजिक्स में हमने ढूंढा बेटा फोटोन। तो यहाँ पर एक हमारे पास कांस्टेंट है, सुना होगा तुम लोगों ने प्लैंक्स कांस्टेंट, सुना है ना। ये हमारा एक मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड कांस्टेंट है। तो हम तुम देखना मोस्टली जगह क्वांटम में ना कहीं कोई फॉर्मूले बनते हैं तो हम इसको लेके ही आते हैं। ये हमारे मोस्टली चीजों में बीच में इंटरफेयर करता ही करता है। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये कहां से आया, हमने बात की थी फोटोन्स की। अब फोटोन्स की स्पेशलिटी बेटा क्या थी। पहला पार्ट आप कह सकते हैं कि जो फोटोन है वो पार्ट ऑफ लाइट है। मतलब क्या है कि मेरी जो लाइट है वो फोटोन से बनी हुई, जो आप कह सकते हैं बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द लाइट है, दैट इज योर फोटो। तो पार्ट ऑफ लाइट है। सेकेंडली बेटा ये जो आपका पार्टिकल है ये इसका रेस्ट मास इज 0। आपको अब टर्म ये क्लियर होनी चाहिए रिलेटिविटी के बाद कि रेस्ट मास का क्या मतलब है और मूविंग मास का क्या मतलब। हमने बात की थी इस रिलेशन की, m इज इक्वल टू m नॉट 1 - v² / c²। ठीक है ना। तो ये मेरा रेस्ट मास था जिसको मैं नॉट से डिनोट करती हूँ, और जब आप किसी वेलोसिटी v से मूव करेंगे तब मास कितना हो जाएगा m। तो फोटोन का रेस्ट मास जो है वो है बेटा 0। अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऑब्वियसली जब वेलोसिटी ऑफ लाइट का पार्ट है तो उसी की वेलोसिटी से ये मूव करेगा। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या, कोई चार्ज नहीं, आप नेट चार्जेस 0। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करती हूं तो दिस विल बी अनडिफ्लेक्टेड। हमारा आप कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स जो है वो फोटोन फिजिक्स थी, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इसके फॉर्मूले या जो भी चीजें इससे रिलेटेड आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो पार्ट ऑफ लाइट है, रेस्ट मास 0 है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइट की एक वेव सेंड की बेटा और मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बीम लूं वो भी डिफ्लेक्ट होती है, समझ रहे हो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बीम ले रही हूँ और मैंने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है तब भी वो डेविएट हो जाएगी, चाहे कम है या ज्यादा है, मतलब ये है। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल अनडेविएटेड रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इसकी जो एनर्जी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय एच न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट जिसका फोटोन पार्ट था, आप फोटोन एनर्जी फोटोन फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। और एच क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। हमने एक रिलेशन किया था ऑप्टिक्स में, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। v की जगह जब हम लाइट की बात करते हैं हम लिखते हैं बेटा c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है। तो अगर मैं न्यू का फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दूं तो न्यू क्या हुआ, c/लैम्डा। तो फोटोन एनर्जी को वैसे तो एक्चुअली तो फॉर्मूला ये था, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जब आपको वेवलेंथ की बात, ये याद रखना है। ठीक है। ये हमारे अगले टॉपिक में भी काम आता है, अदरवाइज भी ना एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जामिनर तुम्हें फ्रीक्वेंसी
या बेटा लैम्डा देकर फोटोन की एनर्जी निकलवा सकता है। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो मेरी एनर्जी है ये एक फोटोन की है। अगर मैं आपको कहूं कि फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ 5 फोटोन्स, तो बेटा आप इसको यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर, समझ रहे हो बात? तो दिस इज फॉर अ सिंगल फोटोन। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आप लेंगे उतना यहाँ नंबर बढ़ता चला जाए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा मोमेंटम। ये दो न्यूमेरिकल, बाकी तो थ्योरी थी। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमने अभी रिलेटिविटी में ये फॉर्मूला किया था। आपकी जो एनर्जी है उसको हम लेते हैं mc² से, ठीक है। लेकिन अगर मैं फोटोन की बात करूं तो मेरी जो एनर्जी है वो आई h-न्यू। हम यहाँ से m निकाल लेते हैं, तो आपके पास आ गया h-न्यू/c²। रिलेटिविटी क्यों लगा रही है? क्योंकि रिलेटिविटी में वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात की थी, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला जो है मैं वहां से पिक करके लाई। सिमिलरली जो आपका मोमेंटम है, वैसे तो क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन बेटा यहाँ हम m इंटू सी लिख लें, क्योंकि हम फोटोन की बात कर रहे हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट। फाइनली आप यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे तो h-न्यू/c² इंटू सी। बेटा ये मेरा मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसको याद रखना, इस पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। P से ही डिनोट करेंगे, तो P इज इक्वल टू h-न्यू/c। ये याद रह जाएगा, कोई नहीं, ये बच्चे कई बार भूल जाते हैं, इसको भूलना नहीं, इसको याद रखना ध्यान से। ठीक है जी। अब देखिए हम अगले स्टेप पे चलते हैं। जो तुम्हारा ये तो बेसिक्स थे, हमारा नेक्स्ट है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने 12th में किया हुआ है, वही चीज है, बस थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। ज्यादा डेरिवेशंस पे फोकस नहीं करते, सिंपल रखते हैं चीजों को, मेन मेन जो फॉर्मूले हमारे लिए जरूरी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? आप एक ग्लास चैम्बर में कैथोड और एनोड बेटा रखते हैं। मेरे लिए मेन जो है वो है आपका कैथोड, ठीक है ना। मुझे इस मेटल को ध्यान से चूज करना होता है। यहाँ पर एक मेटल आपने लगा रखी है, और ये है बेटा आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने बैटरी कनेक्ट, ये एक रफ सा डायग्राम है, और यहाँ पर हम एक काइंड ऑफ विंडो ओपन कर। तो अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कि अगर एक मेटल के ऊपर मैं एक लाइट फॉल करूं, लेकिन कंडीशन क्या है, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ये नहीं होगा कि कोई भी लाइट फॉल कर दी और ये फिनोमिना हो गया। योर लाइट मस्ट बी ऑफ अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेटा जो मेरा मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसलिए है क्योंकि फोटोन्स की वजह से निकले, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आप बेसिक सा प्रिंसिपल एक ये कह सकते हैं। सेकेंडली तुम्हें पता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतनी इजिली अवेलेबल नहीं है। कुछ एक बाइंडिंग एनर्जी है बेटा, जिनको इजेक्ट करने, जो उनको इजेक्ट करने के लिए आपको चाहिए। तो हर एक मेटल की एक बाइंडिंग एनर्जी होगी, और वो हर एक मेटल के अकॉर्डिंग अलग अलग, ठीक है। तो मेटल की बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है कि उसको फोटोन जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का चाहिए। तो अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपकी चेंज हो जाती है। मेटल की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको हम बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन। डेफिनेशन याद रखनी है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब होता है कि एक बाउंड कर रखा है आपने किसी चीज को, और अगर आप उसको इजेक्ट आउट करना चाहते हैं तो इतनी एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी। तो वर्क फंक्शन क्या है, नाम थोड़ा अलग लग रहा है तुम्हें, बट एक्चुअली दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको बेटा हम ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं। तो आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि वर्क फंक्शन कितना था, ठीक है। अब वर्क फंक्शन की बात करें, मेरे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है बेटा h-न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट, और इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, आपको पता है। ये जो है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और लैम्डा नोट जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपको ये टर्म पता है, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बाउंड्री केस,
कि कम से कम बस इतना का आपको मिल गया, उसके बाद मेरा कोई प्रोसेस जो है वो पॉसिबल। ठीक, तो ये आपका बेसिक सा एक आइडिया था। अब हम क्या करते हैं, ये जो मैंने मेटल लगाया है, ये बेटा आपका ये वाला मेटल, आप क्या करेंगे, इस मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं। ये हो गई मेरी इंसिडेंट लाइट। ये लाइट वही बात है, अगर मैंने कंडीशंस को फुलफिल कर लिया तो ये लाइट बेटा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट करेगी। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कैप्चर हुए, यहाँ एक हम एमीटर लगा देते हैं, यहां से आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाए। ठीक है, जर्नल सा ये एक आपका केस है। क्लियर जी? तो पहले बेटा इक्वेशन की बात करते हैं, बाकी धीरे धीरे उससे चीज बताऊंगी। ये नोट कर लिया? अगर कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, कोई चेंज नहीं है आपका। +2 वाला जो आपने किया था और ये हम जो अब कर रहे हैं बिल्कुल सेम है, फॉर्मूले कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए, हमने इक्वेशन पहले फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही लिखते हैं। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपकी क्या होती है बेटा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉ, वर्क फंक्शन लिख लेती हूँ अभी, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, आप इसको वर्क फंक्शन के जब फॉर्मूले को लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मेरा फॉर्मूला। ठीक, अब देखो मैंने अभी एक टर्म यूज की थी, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अब आपको साफ पता चल रहा है, तुम चाहते हो काइनेटिक एनर्जी तुम्हें मिले, जो मेरा इलेक्ट्रॉन निकला है वो किसी वेलोसिटी से मूव करे, तो बेटा ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इफ योर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू। सिंपल सी बात। मैं अगर वैसे तुम्हें बताऊं तो शायद चीजें क्लियर नहीं हो, तो मैंने फॉर्मूला सबसे पहले इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये बात समझ आए कि क्यों न्यू ज्यादा होना जरूरी है। जो फ्रीक्वेंसी बेटा, जो लाइट इंसिडेंट लाइट की आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई, न्यू। तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या हो गई, एच न्यू। तो ये जो मेरी एनर्जी है ना, ये दो काम करती है। पहला काम क्या करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी। दूसरा काम क्या करेगी, उसको काइनेटिक एनर्जी देगी। तो आपने ये याद रखना है कि जो एच न्यू है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी क्या है, कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। मेटल के अंदर जहां पर भी वो था वो उसको पकड़ के कहां तक लाएगी, सरफेस तक, और इस केस में कुछ एनर्जी जो है वो आपकी स्पेंड होगी। बाकी जो एनर्जी आपकी बचती है वो बेटा बनती है काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो? इस बात के लिए कोई भी आप कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि चलो थोड़ी सी एनर्जी यहां से बचा के इसको दे दें। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि न्यू जो है वो न्यू नॉट के इक्वल है, तो क्या हुआ बेटा, आपका वर्क फंक्शन जो है उसको तो ओवरकम कर लिया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी आपकी, 0। ये आपने ध्यान रखना है। पता क्यों, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इतने सिंपल इतने इजी आते हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं करता उस टाइम कि क्या एग्जामिनर पूछ रहा है, क्योंकि मतलब वैसे लिखा हो, अगर वर्ड्स में लिखा हो ना तब आपको ये चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं कई बार, और 4 ऑप्शन देके और थोड़ा सा लग जाता है। तो ध्यान से बिल्कुल इजिली आराम से क्वेश्चन को पढ़ो कि वो तुमसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ है कि इफ योर इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड, इंसिडेंट एनर्जी कह लो या फ्रीक्वेंसी कह लो, दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। इलेक्ट्रॉन जरूर है, ऑन द सरफेस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन बेटा वो फ्लाई ऑफ नहीं करेगा। ठीक है जी? तो ये हमारी इक्वेशन है। इससे बेस्ड हमारे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट है बेटा। एक तो देखो इसी के बेस पे मैं थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? इसके न्यूमेरिकल्स तुम्हें 12th का याद होगा, आपके इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत टाइप के आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स की मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें बता दूं। एक तो बड़ा कॉमन सा हमारा न्यूमेरिकल होता है बेटा कि मैं तुम्हें वर्क फंक्शन दे दूंगी, ठीक है, और मैं तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दूंगी, और मैं तुमसे ये पूछ लूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर ये हो सकता है द इजेक्शन इज पॉसिबल और नॉट। समझ रहे हो बात को? तो आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं दूंगी तुम्हें, लेकिन ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी।
अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वर्क फंक्शन अगर बड़ा हो गया, मान लो मैंने कैलकुलेट किया, मेरी वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है और जो मैंने एच न्यू नॉट कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू कम हो गई, तो बेटा इजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, आप सीधा एक आंसर क्लिक करेंगे नो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का गैप, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कम हो गया, ये ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब 12th में तुमने किया हुआ है इन दोनों की हेल्प से वेलोसिटी निकालने का, उसके चांसेस यहाँ कम है, क्योंकि आपको याद होगा कैलकुलेशंस काफी बड़ी हो जाती है। तो इसका सेकंड पॉसिबल केस क्या है, ये वाला। मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख देती हूँ हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो मेरा वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई एम अंडर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो। यहाँ एक और चीज है, हमारी जूल वाली जो यूनिट है बेटा वो हम यहाँ नहीं यूज करते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आप कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स का एक कंसेप्ट था, हमने एक नई यूनिट निकाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो मैंने तुम्हें कहा कि वेवलेंथ है 5000 ऑंगस्ट्रॉम, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द फोटो। ठीक है, तो हम कर रहे हैं, आपका हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। मैं 6000 लेती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा हमें। 6.6 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻7। ठीक है, इसको सॉल्व करके तो मेरे पास आया बेटा 3.3 इंटू 10⁻, देखना 34 प्लस 8 और ये ऊपर जाके +7, तो -34, ये कितना हुआ बेटा +50। मेरी वैल्यू कितनी आ गई -9। होपफुली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यहाँ आंसर नहीं छोड़ते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इसको चेंज करते हैं किसमें बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सिंपल सा पॉइंट है, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना चाहते हैं तो किससे डिवाइड कर देंगे, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लगभग मेरा जो आंसर है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये केस आई बात समझ। फ्रीक्वेंसी गिवन हो सकती है, वेवलेंथ दे सकता है एग्जामिनर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द फोटो। तो आपको ये थोड़ी सी चीज याद रखनी है, जब हम सिर्फ एनर्जी निकाल रहे हैं या मैं वर्क फंक्शन के साथ कंपेयर कर रही हूँ, तब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि क्या होता है कि वर्क फंक्शन जो है ना एग्जामिनर, मान लो मैंने तुम्हें कहा कि वर्क फंक्शन 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो आपको जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देते हैं। तो ऑब्वियस है तुम इसके साथ तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो तुम्हें उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुमने इन दोनों को कंपेयर किया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, देखो एच न्यू जो है वो ज्यादा है बेटा वर्क फंक्शन से, है ना, तो मेरा जो आंसर आया वो आया 0.3 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब मान लो उसने तुम्हें कहा है काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा ये फिर से बदलेगा। काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालेंगे तब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, सॉरी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी तो किसी में भी निकाल दो, ये आ गई सब्ट्रैक्ट करके। अब उसने तुम्हें कहा कि फाइंड आउट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए बेटा हम ऐसे नहीं यूज कर सकते, आप इसको फिर से बदलेंगे जूल में। समझ रहे हो बात को, तो मेरा जो हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला था ये चीज बन जाए। तो सिर्फ वर्क फंक्शन है, कई बार वर्क फंक्शन भी निकालने के लिए कह देते हैं, या एनर्जी ऑफ फोटोन है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाओगे, लेकिन अगर वी मैक्सिमम निकालना है तो ये जूल में चेंज करना पड़ेगा। पता चल जाएगा तुम्हें, ये कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है कि मैं सोचूं तुम्हें नहीं क्लिक करेगा उस टाइम पे। सबसे बड़ी बात है मेरे आंसर ही नहीं, तुम्हें बाय चांस तुम गलती करते भी हो तो आंसर होगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर देगा और तुम टिक कर दो। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो बेटा जूल के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि जूल एसआई यूनिट है। ये तो हम एक प्रैक्टिकल यूनिट लेते हैं कि बार बार मैं एनर्जी को पावर्स में बोलने से बेटर है कि मैं इस टाइप से आपको बताऊं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कुछ ऐसी चीजें थी आपकी जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की गई थी, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और मैंने कुछ चीजें फाइंड आउट की। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ बेटा, ये है पॉइंट मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल का। नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा पोटेंशियल जो स्टॉप करेगा। हम क्या करते हैं, अब देखो बैटरी के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ हम पॉजिटिव देते हैं बेटा, है ना। जनरली मेरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये चीज है, ये कैथोड है, ये नोड है। मैंने अब क्या किया, मैं नहीं चाहती कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए। ध्यान से सुनना, मैं इलेक्ट्रॉन्स को नहीं चाहती कि वो यहाँ आए या फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो। तो मैंने पहला स्टेप क्या किया बेटा, मैंने ओपन कर दिया सर्किट और मेरा जो पोटेंशियल है यहाँ 0। ठीक है, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट कर दिए, लेकिन सामने कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं थी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो थी वो इतनी ज्यादा थी बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इतने ज्यादा एनर्जेटिक थे कि आपका पोटेंशियल 0 करने के बाद भी वहां पहुंच गए। समझ रहे हो बात को, मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट मेरे हुए और इस रॉड पे आपके पहुंचने चाहिए, और इनको मेजर करने के लिए एमीटर है। ठीक है, तो जब मैंने पोटेंशियल को 0 किया तो मेरी सपोजिशन ये थी कि मेरे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 0 होंगे, लेकिन हायर एनर्जी की वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पहुंच गए। फिर आपने क्या किया, आप चाह रहे थे कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आए, तो बेटा हमने इस पोटेंशियल को नेगेटिव करना शुरू किया। आप नेगेटिव चले 0.1, 0.2, 0.7, 0.8, तुम इसको करते रहे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी पहुंचते रहे। फाइनली तुम्हें एक ऐसा पोटेंशियल मिल गया जिस पर इसमें कोई भी करंट नहीं था। हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स को देख नहीं सकते, हमें इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या नहीं। तुमने जब V0 किया, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट ये शो कर रहा था। जब आप पोटेंशियल को नेगेटिव करते हैं तो जो मेरा करंट था वो बेटा कम होना शुरू हो जाता है, और फाइनली एक ऐसा पोटेंशियल तुम्हें मिल जाता है जिसपे करंट क्या हो गया, 0। उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ बेटा क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, दिस इज अ नेगेटिव पोटेंशियल at which no photoelectron can produce, ही लिख देती हूँ मैं, can produce photoelectric current। सेकेंड प्लेट तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाए, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर। और ये जो आप करते हैं इसकी ये है, हम जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो फॉर्मूला इतना नहीं इंपॉर्टेंट इसका, लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करती हूँ, मेरी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जब बेटा आप ऑपोजिट साइड में वो करना लगेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये रिलेशन ये बन जाता है। तो अगर इन केस न्यूमेरिकल आता है तो ये फॉर्मूला है जिसपे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड किया स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने तुम्हें बताया कि जब मैंने पोटेंशियल 0 किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है, मुझे मेरे पोटेंशियल को इसको बैलेंस करना है। समझ रहे हो बात, ये एनर्जी जो है, जब इस एनर्जी के बराबर आप एक और एनर्जी देंगे रिपल्सिव, तब क्या होगा, मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहां तक पहुंचना बंद करेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली हमारा सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, और ये है बेटा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो टर्म्स हैं, एक तो ये वाला पॉइंट अभी रखना, मैं थोड़ा सा अलग उसमें लेकर जाऊंगी। जो अभी इंटेंसिटी अभी नहीं लाती, रुको। ठीक है, तो थ्योरी इसकी एक बार बता देती हूँ मैं। तो जो V0 है वो बेटा डिपेंड करता है न्यू पे, और न्यू काइनेटिक एनर्जी पे करता है, ये एक ही बात। ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म हमारी आती है इंटेंसिटी। मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी पे बेस मैंने सारा कुछ करवा दिया, एक मिनट मैं सोच लूं जरा। हाँ ठीक, अब इंटेंसिटी को लेके आती हूँ। देखिए, एक अजम्पशन की थी, जो हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं उसमें एक अजम्पशन थी बेटा कि 1 फोटोन 1 फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब
अगर मेरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे पड़े हैं, तो आपका एक फोटोन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। समझना ये बात, एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करता है। थोड़ा सा अजम्पशन थी, लेकिन हमारा काम नहीं चलता इस अजम्पशन के बिना। मेन ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जब मैंने लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज की, एक्सपेरिमेंटली हमने ये चीज देखी कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। ये एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट था। आपको पता है इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस। मैंने ब्राइटनेस कम रखी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक, मान लो मेरा करंट जो है वो मान लो 1 मिली एम्पियर था। जब मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी सेम रही, बाकी मैंने कोई सेटिंग नहीं बदली, मैंने यहाँ कुछ नहीं चेंज किया, वहां नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, हमारी जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर दी। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था, मान लो वो 2 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। तो जब आप इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो किस पे फर्क पड़ा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। अब ये तुम्हें पता है करंट किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। समझ रहे हो बात को। तो अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करती हूँ, मेरे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बेटा इंक्रीज करेंगे, और वो किसको इंक्रीज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसका कंक्लूसिव मैं पार्ट लिख दूं, एक मिनट। इंटेंसिटी जो है लाइट की, दैट विल इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डाल देता हूं, और वो इंक्रीज करेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आपका क्वेश्चन ऐसे आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल, कि अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करती हूँ तो इन चारों में से मेरी कौन सी क्वांटिटी चेंज हुई। तो जैसे आप इंटेंसिटी, दोनों है बेटा ऑप्शन, आपको ये भी कह सकता है एग्जामिनर, ये भी कह सकता है। तो जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन्स। अगर तुम नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करोगे तो ये क्या करेगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा। क्यों, मैंने अभी बताया आपको, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर, ठीक है ना। तो तुमने मान लो मेरे पास पहले 5 फोटो इलेक्ट्रॉन, पहले 5 फोटोन्स थे, उन्होंने बेटा 5 फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट किए। अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स को 10 कर दूं तो वो 10 इजेक्ट आउट करेंगे। तो इंटेंसिटी का मतलब है आप इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स अपना अपना एक पेयर जनरेट करते जाएंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन है उतने ज्यादा हो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उतना बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैंने अभी कहा था हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख सकते, मुझे नहीं पता चलेगा कि 5 आए 10 आए। मेरी मेन मेजरमेंट क्या होती है, एक्चुअली क्या था, जो ग्राफ प्लॉट किया था वो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में था। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करती हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज करता जाता है। समझ गए। अब ये जो मेरा पार्ट है ना, इसके 2 पार्ट्स बनते हैं। जब मैं बेटा इंटेंसिटी इंक्रीज करती हूँ तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। ये ध्यान रखना है आप। क्यों, क्योंकि मेरा सेकंड चेंज क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एच न्यू, है ना। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या था मेरा, न्यू। अगर मैं न्यू को इंक्रीज करती हूं तो बेटा काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल रिमेन सेम। ये है, वाइस वर्सा है, दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। और 2 ही चीजें मेरे कंट्रोल में है इंसिडेंट लाइट को लेके, या तो मैं उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकती हूँ या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर आप उसकी ब्राइटनेस या इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फॉर्मूला भी ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। जितना ज्यादा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश है उतनी ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा एमीटर था उसकी रीडिंग सेम रहेगी, आप फ्रीक्वेंसी कितनी मर्जी चेंज करो।
ठीक है, इसमें बताओ मुझे कोई डाउट है तो। ऑलमोस्ट खत्म हो गया ये, बस एक आधी चीज है जो थोड़ा सा मैं लिंक अप कर दूंगी। बोलिए, क्लियर है? इसमें ग्राफ खूब सारे आते हैं, तुम्हें याद होगा, बट हमें यहाँ नहीं करने बेटा, हमारा यहाँ सारा क्रिटिकल है। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस पे एक बार देख के मुझे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है, बताइए। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगी तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगा। होगा वो नेगेटिव साइड, पर उसको हम नेगेटिव साइड को वो इंक्रीज डिक्रीज में नहीं लेते, मतलब नेगेटिव साइड का मतलब है मैंने इसको ऑपोजिट किया, उसको छोड़ो। लेकिन पॉइंट क्या है, इसके साथ मेरा थर्ड पॉइंट आ जाता है, योर स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। और अगर मैं इंटेंसिटी चेंज करूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, दैट विल रिमेन्स। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किससे वो चेंज हो रहा है और किसकी वजह से वो नहीं चेंज होगा। अच्छा, एक यहाँ वैसे तो ऑब्वियसली तुम्हें ये चीज क्लिक कर जाएगी, मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बेटा 0 होगा इफ योर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। ऑब्वियस है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, लेकिन ये है कि कई बार चलो स्पेशली अगर पूछें, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल बेटा हमारा ये आता है, योर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट, इस पे न्यूमेरिकल सा। इसमें एग्जामिनर तुमसे वेलोसिटी निकलवा सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो तुम्हें देगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो तुम्हें नेगेटिव अगर देता है तो उसको मत लेना, हम पॉजिटिव साइन ही लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आयोटा आ जाएगा अदरवाइज। तो आपको वैसे तो नॉर्मली पॉजिटिव होगी वैल्यू, बट इन केस अगर उसने नेगेटिव दी है तो आपने नहीं लेनी, आप पॉजिटिव वैल्यू ही यूज करें। तो ये था मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें नोट्स में एक बार रीड कर लेना इन केस अगर छोटा मोटा कोई पॉइंट रहता है। जो हमने ये सारी थ्योरी की है बेटा, इसके बेस पर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बने, सेम है जो सारी चीजें मैंने बताई है, मैं बस वर्बली एक बार तुम्हें बता देती हूँ। इसी के ऊपर बेस जो है वो है आपके लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, पहला लॉ आपका क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी, अभी हमने बात की है, ये उसने लॉज के रूप में दे दिए थे। सेकंड हमारा लॉ क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। थर्ड केस मेरा बनता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप नहीं देखेंगे इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। ठीक है, कोई नया पॉइंट नहीं, देख लेना अगर डाउट हो तो, सारी की सारी वही चीजें। ठीक है जी, और जो इसी में बेटा बता देती हूँ, न्यू नॉट है वो टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। जो वर्क फंक्शन है या जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। और लास्ट है बेटा कि ये मेरा जो प्रोसेस है ये इंस्टेंटेनियस है। यहाँ छोटा सा एक पॉइंट बता देती हूँ मैं, हम एक टर्म यूज करते हैं टाइम लैग। टाइम लैग का क्या मतलब होता है कि मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लाइट इंसिडेंट की, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए और तुम्हारे एमीटर ने करंट शो किया, तो इंसिडेंट होने से करंट शो होने तक कितना टाइम लगता है। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा, योर टाइम लैग इज नियरली इक्वल टू 0, होता नहीं 0, लेकिन वो इतना कम है टाइम कि आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। तो टाइम लैग जो है वो बेटा 10⁻⁻8 सेकेंड का है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, जब हम ऑप्टिक्स के वो करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो जो सोडियम लाइट है ना, वैसे तो हम उसको येलो कलर की कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन जैसे आप उसको ऑन करते हैं उसका जो कलर है वो ऑरेंजिश रेडिश से कलर का होता है। और पता नहीं तुम्हारे लैब अटेंडेंट से देख कहा या नहीं, अदरवाइज हम हमेशा बच्चों को ये कहते हैं कि उसकी तरफ आपने नहीं देखना। वो वाला जो आपकी स्टेज है वो क्या है बेटा, वो हीटअप हो रहा है, आपका जो वो है सोडियम लैंप, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, मतलब वो टाइम लैग की कैटेगरी में आ जाता है कि मैंने स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद भी 5-7 मिनट वो लेता है अपना प्रॉपर पर्टिकुलर कलर या वो वेवलेंथ एमिट आउट करने के लिए।
ठीक है, तो ये हमारा है टाइम लैग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्विच ऑन किया और आपका फैन ऑन हुआ, तो स्विच ऑन से लेकर फैन ऑन होने में कितना टाइम लगा, दैट इज योर नोन एज योर टाइम लैग। समझ गए? तो ये हमारे सारे के सारे केस थे बेटा। ये अजम्पशन भी थी, ये जब स्टार्ट किया गया था तो उसने अज्यूम भी किया, फिर कंक्लूजन भी ये हो गया था, ठीक है ना, तो ये लॉज में भी आ गया फाइनली। ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट कर रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें डेरिवेशंस बहुत थी पर मैंने की नहीं, मैं मेन रिजल्ट सिर्फ आपको बताऊंगी, हमें वो नहीं करनी। इलास्टिक कोलिजन पे बेस्ड है ये। कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है कि वैसे तो कोई भी एक टारगेट था कि फॉर एग्जांपल मैंने एक जर्नल, आपको मैं स्टार्टिंग में बता दूं, उसने क्या किया था बेटा, एक कार्बन का टारगेट लिया और उसके ऊपर बम्बार्ड की एक्सरेज। ठीक है, एक सोर्स था, उससे एक्सरेज मिली। एक्सरेज यहां स्ट्राइक करने के बाद स्कैटर कर जाती है। ठीक है, ये जो स्कैटर्ड एक्सरेज है, ये एक्सरेज जो आपके स्कैटरिंग के बाद मिली, ये उसने ऑब्जर्व की, इसकी जो वेवलेंथ है वो उसने ऑब्जर्व की बेटा। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर एक हमारे पास होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम वो करें, स्पेक्ट्रम बनता है इसमें, जैसे ब्राइट डार्क का था ना, तो इस टाइप से हमें वेव फॉर्म्स की फॉर्म में वो मिलता है। तो ये ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से उसने वेवलेंथ ऑब्जर्व। ठीक है, ये है मेरा एंगल फाई। दिस इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंगल जिसको हम कह सकते हैं। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे मेरा फाई बदलता है वैसे वैसे बेटा वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ की वेवलेंथ थी मान लो लैम्डा, तुम जो वहां ऑब्जर्व कर रहे हो वो है लैम्डा डैश। तो मेन पॉइंट इसमें क्या था कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो है दैट डिपेंड्स ऑन फाई। और खूब सारे फैक्टर थे लेकिन वो सारे सारे कांस्टेंट थे। मतलब क्या है कि अगर मैं फाई को बदल दूं तो ये गैप आपका बदलता चला जाए। मैम डिफरेंस ऑफ लैम्डा डिपेंड्स ऑन, डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ, इसके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। अगर वो सिर्फ तुमसे लेमडा डैश पूछता है तब तो तुम ये कहोगे कि लेमडा पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, जिसको हम डेल्टा लेमडा कहते हैं, वो बेटा सिर्फ डिपेंड करता है आपके स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक्सरे के साथ डिफिकल्ट उसको लग रहा था प्रैक्टिकल, तो उसने क्या किया बेटा, फोटोन की हेल्प से। अब मैंने आपको कहा था कि मॉडर्न फिजिक्स में फोटोन आप नहीं छोड़ते, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया दोबारा से फोटोन की हेल्प से, और टारगेट की जगह उसने रखा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी तो मैं सिंपल एक जर्नल सा तुम्हें एक्सरे वाला कंसेप्ट बता देती हूँ। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैं फाई को 0 रखती हूँ तो मेरा जो डेल्टा लैम्डा है वो 0। दो स्पेक्ट्रम मिल रहे थे उसको, एक स्पेक्ट्रम आपका लैम्डा का था और दूसरा स्पेक्ट्रम था बेटा लैम्डा डैश का। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि जब फाई 0 है, एक्चुअली क्या होता है, ये जो स्कैटरिंग हुई है ये सारे एरिया में होगी, ठीक है ना, ऊपर नीचे हर जगह पे। ये मैंने कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन तुम्हें दिखाई। सेकंड क्या है, यहाँ हो सकता है मेरा ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर में यहाँ लूंगी तो आपका फाई जो है वो छोटा हो गया, हो सकता है बेटा मैंने बिल्कुल सामने रखा हो। तो एक ऐसी डिवाइस है जो हर तरफ से हर जगह आपकी ऑब्जर्वेशन रखती है। समझ रहे हो बात को? तो ये हर एक एंगल पे, मान लो 30 था, 45 था, आपने 90 डिग्री पे रखा, तो हर एक एंगल के अकॉर्डिंग हम फाई के विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डैश को ऑब्जर्व करते हैं। तो उसने आपको क्या कहा कि जब फाई को मैं 0 रखती हूँ, बिल्कुल सामने में रख दूं, तो दोनों वेवलेंथ में कोई डिफरेंस नहीं, ये आपका जो है लैम्डा डैश अपीयर ही नहीं होता, सिर्फ लैम्डा रहेगा। जैसे आपने फाई को चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल मैं फाई को ले लेती हूँ 45 डिग्री, तो मेरा बेटा यहाँ पर एक और लाइन अपीयर हो गई, दैट इज लैम्डा डैश मैक्सिमा। एक और मैक्सिमा आपको दिखता है, वो क्या हो गया, लैम्डा डैश। ठीक है, तो मेरा जो लैम्डा डैश है वो पहले की बजाय इंक्रीज हो। फिर उसने क्या किया, फाई को ले लिया 90 डिग्री पे बेटा, और ऑब्जर्वेशन जो है वो 90 डिग्री पे ली। 90 डिग्री पे क्या हुआ, ये और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो मेरा जो डेल्टा लैम्डा था वो फर्दर इंक्रीज। ठीक है, तो ये था उसका एक स्टार्टिंग इनिशियल प्रैक्टिकल। लेकिन नॉर्मली आपको पता है एक्सरेज बहुत ज्यादा सेफ नहीं होती, तो फोटोन को उसने रिप्लेस कर दिया और कार्बन टारगेट की जगह उसने लिया बेटा इलेक्ट्रॉन। तो अब मेन पॉइंट उसके ऊपर आ रहे हैं, ये आपकी सिंपल ऑब्जर्वेशन थी।
अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं बट मेरे को नहीं लगता, क्योंकि काफी बड़े बड़े से फॉर्मूले थे, तो मुझे नहीं लगता। मेन है हमारा थ्योरी, ये जो हमने किया ना थ्योरेटिकल, इसके ऊपर बेस्ड आपके पिछले साल जैसे इसी पे क्वेश्चन आया था, उसने आपसे यही पूछा हुआ है कि डेल्टा लैम्डा किस चीज पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, फाई पे, या सिर्फ वेवलेंथ पे या सिर्फ फाई। ठीक है ना, तो हमारा सिर्फ फाई पे डिपेंड करता है। डिफरेंस, ये ध्यान रखना, मैं एक दो पार्ट बना देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन फाई ओनली, ठीक है। और अगर लैम्डा डैश कहा है बेटा, तब वो लैम्डा और फाई दोनों पे डिपेंड करता है। दो क्वेश्चन बन गए ये एक से। तो उसने तुम्हें डेल्टा लैम्डा कहा था, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया। अभी फॉर्मूला है इसका, तो फॉर्मूला थोड़ा सा सेंसिबल सा है, उस तक तो हम पहुंच जाएंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपने बेटा एक इलेक्ट्रॉन टारगेट ले लिया, और ये है मेरा इंसिडेंट फोटोन। स्कैटरिंग के बाद फॉर एग्जांपल मेरा फोटोन जो है, ये है आपका स्कैटर्ड फोटोन, ये इधर चला गया बेटा। मान लीजिए एंगल ले लेते हैं इसका फाई, और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, दिस इज योर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया थीटा। आगे वो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर था, वो ब्रैग, तो इसको हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। वैसे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे ना तो इसको ऐसे ही आता है। स्कैटर उसको मानते हैं, वो स्कैटर्ड है, ये स्कैटरिंग के बाद रिकॉइल हो गया, बाउंस बैक जिसको हम कहते हैं, बाउंस हो गया बेटा। ठीक है जी, ये हमारा बेटा इनिशियल सिस्टम था। इसमें मान के चले हम कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, ये एक assumption थी। आपको पता है इलास्टिक कोलिजन में योर एनर्जी विल बी कांस्टेंट, है ना, नो लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, जो आप कह सकते हैं एक फॉर्मूला मैं जनरेट करना चाहती थी, उसके लिए बेटा हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए। ठीक है, तो जब आप दोनों फॉर्मूले यूज करते हैं, दोनों से फाइनली मुझे डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमने किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता है बेटा, एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, और एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। सिंपल सी फॉर्म में बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे पास हुआ एच न्यू, एनर्जी ऑफ द फोटोन बिफोर कोलिजन, प्लस अभी मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे था, तो मैंने ले लिया m0c²। कोलिजन के बाद फ्रीक्वेंसी बदल गई, वेवलेंथ बदली है, मैंने अभी आपको बताया लैम्डा लैम्डा डैश में चेंज हो गई थी, तो फ्रीक्वेंसी बेटा फ्रीक्वेंसी डैश में चेंज हो जाएगी, प्लस इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया तो mc² आ जाए। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। ये है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, ये है बेटा स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी, ये है बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन मेरा रेस्ट पे था, तो मैं उसको क्या कहूंगी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द फोटोन। और ये बेटा मोशन में आ गया तो आपका हो जाएगा मूविंग मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एनर्जी। ठीक है, अब इसको हमने चेंज किया, आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। आपको पता है मैंने hc/λ ले लिया बेटा, और यहाँ पर ये सेम रहेगा, ये hc/λ डैश आ गया, इसको मैंने ये फॉर्मूले में चेंज कर दिया। ठीक है, याद होगा तुम्हें कल का। अब इसकी बहुत बड़ी डेरिवेशन थी, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला ये एक बन जाता है। मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है ना, तुम बस अब इसको देख लो। अगला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताती हूँ। देखेंगे अगर न्यूमेरिकल इस पे अगर मुझे लगा कोई छोटा न्यूमेरिकल है तो इसको लर्न करेंगे, अदरवाइज नहीं बेटा। तो जब आपने इस सारे फॉर्मूले से सिस्टम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कंक्लूड किया, तो मेरे पास बेटा ये फॉर्मूला है। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे चाहिए लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है ना, तो फाइनली मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, और दोनों को डेराइव जब आप करते हैं, दोनों की डेरिवेशन, तब फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। तो सेकंड था मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने किया सिंपल, जैसे हम करते हैं। ये हो गया आपका बेटा मोमेंटम, मैं पी से ले लेती हूँ, मोमेंटम ऑफ द फोटोन प्लस
मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, इज इक्वल टू पी डैश यहाँ ले लेते हैं, और ये मूवमेंट के बाद आपका मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ, ठीक है। चलिए ये सब हो गया। फाइनली जब मैं दोनों को कंबाइन करके और एक फॉर्मूला निकालती हूँ, तो बेटा ये मेरा फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। ये है चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos phi। ठीक है, इस फॉर्मूले की मैं बात कर रही थी। अब देखो मैं इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में लिख देती हूँ, ये चीज है ना, कुछ नहीं उधर ले गई बस। तो अगर मैं आपसे लेमडा डैश पूछूं, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे, है ना, ये सब कांस्टेंट आ गया, और दूसरा क्या बेटा मेरा फाई। तो अगर लेमडा डैश की डिपेंडेंसी पूछी जाए तो वो लेमडा और फाई पे डिपेंड करता है। अब ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, अगर मैं डेल्टा लेमडा को पूछूं तुम्हें, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ फाई पे, यहाँ कोई और वेरिएबल है ही नहीं। तो जो डेल्टा लेमडा है दैट डिपेंड्स ऑन फाई, ये पॉइंट। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, जो ये वाला फॉर्मूला है। तो ये आपने, बाकी तो नहीं, मुझे ऐसे लगता है इसको हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मिलेगा तो याद करेंगे, अदरवाइज बेटा ये फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा केस हुआ कि जो वेवलेंथ है, अब देखो सिंपल सा पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा फोकस में रखती हूँ, अभी तुम सिर्फ इस पे ध्यान दो। ये है हमारा कंक्लूसिव जो वो है, मैंने लिखा डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस। अब देखो मैं अगर फाई को 0 पुट करूं, बोलिए डेल्टा लेमडा क्या हुआ, फाई 0, कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, ये 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते है ना, सिंपल। सेकेंड, मैं ऑब्वियसली वो 45 वगैरह नहीं ले सकती, चाहो तो ले सकते हो तुम, मैं ले लेती हूँ, चलो मैं इसको 60 ले लेती हूँ, है ना, थोड़ा सा इजी रह जाएगा हमें। तो डेल्टा लेमडा क्या हुआ बेटा, h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस 60 क्या हो गया 1/2। तो मेरे पास वैल्यू ये आ, है ना, 0 से इंक्रीज कर दी। लास्ट केस ले लो, इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे मैं 90 लूंगी cos फाई वाला खत्म, तो मेरा डेल्टा लेमडा जो है बेटा वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी अटेन कर। वैसे तो 180 वाला है केस, बट नॉर्मली हम 90 तक इसको ऑब्जर्व करते हैं। 180 में तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट बैक वाला केस आ गया, ठीक है। तो ये वाला केस है जब मेरा जो डिफरेंस था वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन। ग्राफ भी उसने 3 के लिए प्लॉट किए थे, 0 का था, एक 45 डिग्री, एक 90, जो नॉर्मली हमारा पॉपुलर है, ठीक है ना। तो आपके लिए 0 और 90 वाला सबसे ज्यादा जरूरी है, ये एक इंटरमीडिएट वैल्यू, समझ गए। तो बेटा मेन पॉइंट है, एक तो ये याद रखना है, लैम्डा डैश लैम्डा और फाई पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेवलेंथ सिर्फ फाई पे डिपेंड करेगा। मैम हाँ जी बेटा, डेल्टा लैम्डा 90 के केस में h बाय m नॉट c हो जाएगा ना, हाँ एम नॉट सी, तो मैम मैक्सिमम, मैक्सिमम यही वाला होगा। हाँ मैक्सिमम ये, ठीक है। इसमें बेटा एक और पॉइंट है, ये तुमने ऑब्जर्व किया, हमेशा लैम्डा डैश लैम्डा से ज्यादा होगी, ये इसके कंक्लूजन्स थे। कंक्लूजन क्या थे कि आपकी जो न्यू वेवलेंथ है वो ओल्ड वेवलेंथ और फाई पे डिपेंड करेगी। सेकेंड इसमें कंक्लूजन क्या था बेटा, कि जो मेरा लैम्डा वो है लैम्डा डैश दैट इज ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है। तीसरा क्या था, मैंने स्कैटरर क्या रखा है उस पर डिपेंड नहीं करती, लैम्डा डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ स्कैटरर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ या पहले कार्बन लिया था, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। आपने देखा है कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम एक डेरिवेशन के लिए उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, अदरवाइज बेटा कहीं भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या कुछ ऐसा है हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, ये एक रेस्ट मास सिर्फ हमने किया, अदरवाइज मतलब डेरिवेशन में हेल्प करता है, पर ये डिपेंड नहीं करता कि मेरा वहां पर पार्टिकल क्या रखा, क्लियर। हाँ मैम ये बस जो 3 कंक्लूजन है, ये क्रॉम्पटन इफेक्ट के फाइनल कंक्लूजन है। क्या चीज बेटा, हाँ ये कंक्लूजन्स है, ये हमारे फाइनल कंक्लूजन्स थे, एक्चुअली इसी पे बेस्ड है सारा,
ये आपका काउंटर इफेक्ट का बस मतलब लास्ट वो था। ठीक है, इसमें एक मैं ये रहने दो, तुम एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, छोड़ दो उसको, ये थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा। जो डेल्टा लेमडा है ना, उसको कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, इनकेस कभी ऐसा ना तुम्हें क्वेश्चन आ जाए। ये जो डेल्टा लेमडा है इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं है, h/m0c 1 माइनस cos फाइव, नाम है सिर्फ, आप चेंज इन वेवलेंथ कहें या कॉम्पटन शिफ्ट कहें, इसको हम बोलते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, बट वो छोड़ दो, काफी बड़ा सारा फॉर्मूला है, मैं लिख देती हूँ, देखना तुम एक बार। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, हमारा ये फॉर्मूला बनता है बेटा। मुझे तो कोई चांस लगता नहीं, बट अदरवाइज देख लूंगी, अगर मेरे को न्यूमेरिकल मिलते हैं कोई स्पेशल केस पे बेस्ड, फॉर एग्जांपल 5 से रिलेटेड या ऐसा कुछ, तब इसको देख लूंगी। ठीक है जी, तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये उसकी डेरिवेशन आई। तो चलो एक और है, बस कल से वो करेंगे मेरे ख्याल से, श्रोडिंगर इक्वेशंस तुमने सुना होगा, या चलो व्हाटएवर जो भी है। आज बेटा एक हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, छोटा सा एक टॉपिक है, बस ये बता देती हूँ। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले मैं मान लो, मैं तुम्हें कहती हूँ कि मेरे पास 4 × 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ बेटा कि मैं इसको भी कम कर दूं और इसको भी मैं कम करूं और आंसर 12 भी आना चाहिए। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि जब मैं बहुत छोटी वैल्यूज पे जाऊं, मैंने छोटी छोटी दो चीजें जो है वो कैलकुलेट की और उनका मल्टीप्लीकेशन आया है कांस्टेंट, तो बेटा अगर मैं एक को डिक्रीज करूंगी तो डेफिनेटली दूसरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हें कहती हूँ कि मेरा 6 × 2 इज इक्वल टू 12 था, मैं इसको बोलती हूँ कि इसको 4 कर दो और इसको भी कम करो, तो हेजनबर्ग ने क्या कहा कि अगर आप इसको डिक्रीज कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली दूसरी क्वांटिटी आपकी इंक्रीज करेगी टू मेंटेन दिस वैल्यू कांस्टेंट। समझ आया? तो हमारे पास क्या है, हेजनबर्ग के हैं बेसिकली दो ज्यादा फेमस है उसके प्रिंसिपल, एक एडिशनल आ जाता है, एक है बेटा पोजीशन मोमेंटम और एक एनर्जी टाइम का। पोजीशन मोमेंटम डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट अपॉन टू, एच कट होता है h/2। ठीक है, सिमिलरली बाद में ये एक एडिशनल बना था, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल, जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हम बोल देते हैं, डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एच कट अपॉन टू। ठीक है, थर्ड हमारा ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम मोस्टली यूज करते हैं, एनर्जी टाइम डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू एच कट अपॉन। ये आपको क्या कहता है कि अगर मैंने कोई ऑब्जर्वेशन की, उसमें मैंने थोड़ी सी बिल्कुल छोटी सी वैल्यू बेटा एनर्जी की ली और छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, और मेरी वैल्यू कांस्टेंट आ गई। ठीक है, यहां पर अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एनर्जी की वैल्यू को और इनफाइनाइटली स्मॉल कर दूं, तो मुझे टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप एनर्जी को और छोटे से इंटरवल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा आंसर कांस्टेंट रहे, तो मुझे टाइम इंटरवल को बढ़ाना पड़ेगा। सेम केस यहाँ पे था कि अगर मैं मोमेंटम और पोजीशन का मल्टीप्लीकेशन ले रही हूँ और वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं पोजीशन को और थोड़ा छोटा कर लूं। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि मेरी ऑब्जर्वेशन 1 mm तक की है और मैं चाहती हूँ कि नहीं अब मैं ऑब्जर्वेशन 0.5 mm तक लूँ, तो उसने क्या कहा बेटा कि अगर मेरा मोमेंटम आप लोगे तो उसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। फायदा नहीं, कहने का मतलब ये था कि पोजीशन घटा के कोई फायदा नहीं है, मोमेंटम बढ़ जाएगा। क्लियर? तो मेनली आपने ये दो याद रखने हैं। देखती हूँ क्वेश्चन कैसे हैं, वैसे हमारे नॉर्मली न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हेजनबर्ग्स का प्रिंसिपल, पोजीशन मोमेंटम कौन सा है या ये वाला कौन सा है। इसमें जो हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, वो है एप्लीकेशंस। इसकी दो ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी। एक तो इसकी एप्लीकेशंस ने क्या शो किया, दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। डायरेक्ट रिजल्ट्स करते हैं बस,
उसने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्यों नहीं आप न्यूक्लियस में ले सकते। सिंपल सा उसने एक पॉइंट दिया, उसने यूज किया बेटा डेल्टा पी डेल्टा एक्स वाला कंसेप्ट अपना, और इससे रिलेटेड उसने ऑब्जर्वेशन दी कि जब मैं एनर्जी निकालती हूँ तो मेरी जो मिनिमम एनर्जी फॉर एग्जिस्टेंस इन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के लिए है वो 24 MeV होनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर आप चाहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन हो तो उसके पास 24 MeV की एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन हमने क्या देखा, जब हमने एक्सपेरिमेंटल, जैसे फॉर एग्जांपल हम बीटा डीके की बात करते हैं, बीटा डीके में आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट आउट हुआ ना वो बेटा 2.5 MeV के साथ एमिट आउट हुआ। बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी मिली, 2.5। आप देखिए कितना ज्यादा गैप। तो इतनी थोड़ी सी एनर्जी के साथ वो न्यूक्लियस के अंदर सरवाइव कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपने सिंपल ये याद रखना है, तो दोनों ये वैल्यूज याद है। इसको 2 MeV भी आ जाती है कई बार ये पेपर में। तो हमारी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी थी, 23.5 थी एक्चुअली तो, बट 24 MeV थी। लेकिन बेटा उसके पास एनर्जी कितनी है, 2 MeV है। तो मेन पॉइंट क्या है, देयर इज अ डिफरेंस इन एनर्जी। इस वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं हो सकते। क्लियर। सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे किया था बेटा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसने अनसर्टेनिटी की हेल्प से ही रेडियस फाइंड आउट किया था, और वो जो वैल्यू है वो आपकी आई थी, बस ये ध्यान रखना 0.5। दिस इज द रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का उसने फाइंड आउट करके आपको बताया था, और ये ठीक था, मतलब ये सही थे रिजल्ट्स। दोनों जो कंक्लूजन्स थे वो आपके बिल्कुल सही थे। ठीक है, ये था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद बेटा हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन आता है, और मैं अभी देखती हूँ आज या कल में मैं तुम्हें उसकी असाइनमेंट भेजती हूँ। अभी तुम लोगों ने नोट्स रीड कर लिए रिलेटिविटी वाले? बेटा रिलेटिविटी के नोट्स एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, असाइनमेंट देने का तभी फायदा है। उसको एक बार वाइंड अप कर लो। तुमने ऑप्टिक्स भी देखा है, देखो अगर तुम पढ़ के नहीं करते तो असाइनमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? मैम हाँ जी। मैम थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, कोप अप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। नहीं, फिर मैं 1-2 दिन का ब्रेक दे देती हूँ। नहीं मैम, ब्रेक नहीं, मतलब थोड़ा धीरे धीरे हुए, क्योंकि एक दिन में वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी हो गया एंड आज भी इतना कुछ हो गया, तो मैम मतलब इतना तो दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है। नहीं, तुम एक काम करो, इसको बेटा अभी होल्ड करो। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, इसको अभी मत करना, तुम अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है मैम। ठीक है ना? तुम सिर्फ उस, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, एक तो टॉपिक छोटा है, आपने देखा था, नोट्स भी तुमने देखे हैं, बड़े मेरे ख्याल से 11-12 पेजेस के ही हैं वो हाँ जी मैम। टॉपिक छोटा है। एक मेन प्रॉब्लम थी, रिलेटेड था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक टॉपिक तुम्हें करवा के फिर हम अगले दिन तक का ब्रेक लें। वो जब एक टॉपिक दूसरे पे बेटा डिपेंड करता है, जैसे हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, उसी पे बेस्ड आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था। तो मैं ये चाहती थी कि रिजल्ट्स तुम्हें एज इट इज मैं उठा के बता सकूं कि इस रिजल्ट नहीं में ये मैम। प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमने कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस किए। मैम अच्छा, फिर वो सब। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे तुम्हारा वो लेंथ वाला, टाइम वाला, वो सारी चीजें डिपेंड कर रही थी। हाँ जी मैम, मैम वो सब तो ठीक है, बट वो फॉर्मूला इतने सारे एक बार में से दिमाग में नहीं आते मैम। ना ना, तुम करो, तुम इजिली अभी इसको होल्ड करो, इसको मत करना अभी। ठीक है ना? मैम फिर ये समझ नहीं आएगा बाद में अगर नहीं किया तो। नहीं नहीं, ये तो यार तुमने 12th में किया हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। इसलिए ये तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमने एक रीडिंग ले ली है देख लेना 30 मिनट्स की। अदरवाइज बेटा अभी मेन फोकस, क्योंकि वो टॉपिक तुम्हारे लिए नया है, रिलेटिविटी। मेरे ख्याल से वो तुमने बिल्कुल नहीं कभी किया हुआ, ये तो कुछ नहीं, ये वाला तो बहुत इजी है, मैं करवा रही हूँ तुम्हें, तो मुझे पता है कि कौन से में डिफिकल्टी आती है। अब अगर मैं ऑप्टिक्स को और फर्स्ट वाले चैप्टर को कंपेयर करूं तो फर्स्ट में मैथमेटिकल डेरिवेशन ज्यादा थी, वो टाइम लेता है, जो एसएचएम वाला और ऑसिलेशन वाला हमने किया। ठीक है ना? तो तुम अभी इसको होल्ड करो, टाइम ले लेने और कर लेने हाँ, दो, कोई बात नहीं, आराम संतुष्टि हो से तुम जाएगी। रिलेटिविटी का करो। तुम एक बार रिलेटिविटी करो सारे बच्चे, कल ना उसके डाउट डिस्कस करते हैं। इसको अगले दिन कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मान लो तुम इसको कल पढ़ोगे और तुम्हें कोई डाउट लगता है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए कल मिलते हैं।